दुनिया न्यायपूर्ण नहीं है, और जितनी जल्दी तुम इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लोगे, उतनी जल्दी तुम इसका शिकार बनना छोड़ दोगे। अभी जब तुम ये देख रहे हो, कोई तुमसे कम समझदार इंसान तुमसे ज्यादा इज्जत पा रहा है, कोई तुमसे कमजोर इंसान तुमसे ज्यादा असर रखता है, कोई ऐसा इंसान जिसके पास तुमसे कम हुनर है वही जिंदगी जी रहा है जिसकी तुमने ख्वाहिश की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंसान इंसानी फितरत की काली सच्चाई को समझता है। तुम्हें बचपन से ऐसे नियमों पर चलना सिखाया गया जिन्हें दुनिया वालों ने बहुत पहले तोड़ दिया था। तुम्हें सिखाया गया कि अच्छा बनो, जबकि बाकी लोग चालाक बनना सीख रहे थे। तुम्हें कहा गया इज्जत अपने आप मिलेगी, जबकि दूसरे लोग उसे हासिल करना सीख रहे थे। ये खेल पहले से ही तय है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा तुम सोचते हो। ये खेल उनके खिलाफ है जो इसकी असली चालें नहीं समझते, उनके खिलाफ है जो अब भी ये मानते हैं कि दुनिया में इंसाफ है, उनके खिलाफ है जो सोचते हैं कि नेक इरादे ताकत से ज्यादा मायने रखते हैं। करीब 500 साल पहले निकोलो मकाइवेली नाम के एक आदमी ने इंसानी ताकत और असर की असली सच्चाई को समझ लिया था। उसने ये रहस्य खोला कि क्यों अच्छे लोग आखिर में हार जाते हैं और क्यों चालाक रणनीतिक लोग दुनिया चलाते हैं। आज मैं तुम्हें 8 अंधेरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताने वाला हूं, जो तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल देंगे जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, जो आत्मविश्वासी, समझदार और लगभग अछूता बन जाता है। लेकिन सावधान रहना, एक बार अगर तुमने इंसानी मन का ये मैट्रिक्स देख लिया तो इसे कभी अनदेखा नहीं कर पाओगे। एक बार अगर तुमने इन नियमों को समझ लिया तो फिर कभी खुद को बेबस या पीड़ित महसूस नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें वो पल बताना चाहता हूं जब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं वही आदमी था जिसके पास हर सवाल का सही जवाब होता था, लेकिन कोई सुनता नहीं था। मैं मेहनती था, सच्चा था, लेकिन अदृश्य था। मैंने देखा कि कैसे बेवकूफ मगर आत्मविश्वासी लोग आगे बढ़ रहे थे, कैसे चालाक और स्वार्थी लोग अपना साम्राज्य बना रहे थे, जबकि ईमानदार लोग जूझ रहे थे, कैसे झूठे और करिश्माई लोग भीड़ खींच रहे थे, जबकि सच्चे लोग अकेले रह गए थे। और तब मुझे वो सच्चाई समझ आई जो कोई मानना नहीं चाहता। दुनिया बुद्धि को नहीं, असर को इनाम देती है। दुनिया अच्छे दिल वालों का नहीं, मजबूत हाजिरी वाले का सम्मान करती है। दुनिया तुम्हारे चरित्र से नहीं, तुम्हारे मानसिक प्रभाव से प्रभावित होती है। इस सच्चाई ने मेरी मासूम सोच तोड़ दी, लेकिन इसी ने मुझे निराशा और अदृश्यता की जिंदगी से आजाद कर दिया। मकाइवेली इटली के उस दौर में रहता था जब राजनीति धोखे, विश्वासघात और मानसिक खेलों से भरी थी। उसने अपनी आंखों के सामने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा, और इन सब के पीछे सिर्फ एक सिद्धांत काम करता था। जो इंसान मनोविज्ञान को समझता है वो उन पर राज करता है जो नहीं समझते। मकाइवेली की बातें सिर्फ इतिहास की कहानियां नहीं हैं, वो आज भी उन सभी लोगों के लिए जीवित नियम हैं जो दूसरों के हाथों की कठपुतली बनना छोड़कर खुद चुंबक बनना चाहते हैं। वो इंसान जो आकर्षित करता है, जो असर डालता है। निर्दयी होना मतलब क्रूर होना नहीं है, इसका मतलब है मानसिक रूप से परिपक्व और समझदार होना। इसका मतलब है ये जानना कि जब तुम अच्छे इरादों के साथ चेकर्स खेल रहे हो, तब बाकी लोग सोचे समझे कदमों के साथ शतरंज खेल रहे हैं। अब गहराई में जाने से पहले मैं चाहता हूं तुम एक वादा करो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं दूसरों के मानसिक नियंत्रण में नहीं रहूंगा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये तुम्हारा पहला कदम है मानसिक आजादी, साइकोलॉजिकल सॉवरेंटी की ओर। क्योंकि जो बातें मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं वो तभी काम करेंगी जब तुम एक बड़ी सोच बदल सको, पीड़ित मानसिकता से शिकारी मानसिकता में। क्या तुम खतरनाक आत्मविश्वास सीखने के लिए तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, न्याय, फेयरनेस एक मानसिक जाल है। ये पहली कड़वी सच्चाई समझ लो। न्याय एक झूठ है जो तुम्हें कमजोर और आज्ञाकारी बनाए रखने के लिए बेचा गया है। हर बार जब तुम न्यायपूर्ण व्यवहार का इंतजार करते हो, कोई दूसरा वही चीज ले जाता है जिसकी तुम चाह रखते हो। हर बार जब तुम नियमों के हिसाब से खेलते हो, दूसरे लोग वही नियम अपने फायदे के लिए बदल रहे होते हैं। हर बार जब तुम बदले में कुछ मिलने की उम्मीद करते हो, चालाक लोग तुम्हारे इसी अंदाजे का फायदा उठा रहे होते हैं। तुम्हें सिखाया गया है कि न्याय प्रिय होना तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाता है, लेकिन हकीकत यह है, यह तुम्हें शिकार बनाता है।
जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। कितनी बार तुमने ऐसे लोगों को इज्जत दी जिन्होंने तुम्हें कभी नहीं दी? कितनी बार तुमने किसी की मदद की जिसने तुम्हारी कभी नहीं की? कितनी बार तुमने अपनी बारी का इंतजार किया जबकि दूसरे लाइन काटकर आगे बढ़ गए? ये सब तुम्हारे नसीब की बात नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारा दिमाग हारने के लिए प्रोग्राम किया गया है। मकाइवेली ने कहा था, आदमी के साथ या तो उदारता से पेश आओ या उसे पूरी तरह खत्म कर दो, क्योंकि छोटे घावों का वो बदला लेता है, बड़े घावों का नहीं। ये बात शारीरिक हिंसा के बारे में नहीं है, ये बात मानसिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की है। जब तुम किसी के अहम को हल्का सा चोट पहुंचाते हो, वो उसे याद रखता है और बदला लेने की सोचता है। लेकिन जब तुम उसे मानसिक रूप से पूरी तरह हरा देते हो, वो अपनी स्थिति मानकर आगे बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे आधे अधूरे कदम उठाते हैं। मजबूत लोगों को हल्का जवाब देते हैं, आक्रामक लोगों के सामने नरम सीमाएं तय करते हैं, स्वार्थी लोगों से तर्क करने की कोशिश करते हैं, और यही सबसे बुरा परिणाम लाता है। तुम कमजोर दिखते हो और दुश्मन भी बना लेते हो, ऐसे दुश्मन जो अब तुम्हें एक आसान शिकार मानते हैं। अब समझो सच्चा मानसिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस कैसा होता है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो तुम बहस या सफाई नहीं देते। तुम अपने काम और रवैये से दिखा देते हो कि तुम्हें हल्के में लेना कितना महंगा पड़ सकता है। तुम उन लोगों से समझौता नहीं करते जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते। तुम किसी को यह मनाने की कोशिश नहीं करते कि वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करे। तुम ऐसा माहौल बनाते हो जहां तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करना उनके फायदे में हो और बुरा बर्ताव करना उनके लिए नुकसानदेह। उन लोगों के साथ न्यायपूर्ण मत बनो जो तुम्हारे साथ न्याय नहीं करते। उनके साथ रणनीतिक बनो जो सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। नंबर 2, निर्दयता, रूथलेसनेस का मतलब है भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि निर्दयी होना मतलब गुस्से में नियंत्रण खो देना, लोगों पर भड़क उठना, लेकिन वो पूरी तरह गलत है। सच्ची निर्दयता, ट्रू रूथलेसनेस, इसका उल्टा है। यह बर्फ पानी जैसा भावनात्मक नियंत्रण है। निर्दयी लोग गुस्सा नहीं करते, वे रणनीतिक बनते हैं। वे भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं देते, वे सोच समझकर जवाब देते हैं। वे ठोकर खाए हुए जज्बातों से फैसले नहीं लेते, वे तार्किक आकलन से निर्णय लेते हैं कि क्या उनके स्वार्थ में है। इसीलिए भावनात्मक रूप से तुरंत प्रतिक्रिया करने वाले लोग असली प्रभाव कभी नहीं बनाते। वे अनुमानित होते हैं, जिनको पता होता है किन बटन को दबाना है, वे किसी भी ऐसे इंसान को नियंत्रित कर सकते हैं। हर बार जब कोई उन्हें गुस्सा दिला देता है, वे अपनी ताकत खुद ही किसी को दे बैठते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावशाली लोग समझते हैं कि भावनाएं सूचनाएं हैं, आज्ञाएं नहीं। वे क्रोध, निराशा या हताशा महसूस करते हैं, पर इन भावनाओं को अपने काम नियंत्रित करने नहीं देते। एक उदाहरण देता हूं, कोई सार्वजनिक रूप से तुम्हारी बेइज्जती करता है या तुम्हारी साख को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने वाला व्यक्ति बचाव मोड में चला जाता है, बहस करता है, समझाने की कोशिश करता है कि वह सही क्यों था। इससे वह कमजोर दिखता है और हमलावर की ताकत मान्य हो जाती है। वहीं संतुलित और रणनीतिक व्यक्ति अलग तरीके से काम करता है। वो हमले को नोट करता है, भावना को महसूस करता है, फिर पूछता है किस तरह की प्रतिक्रिया से इस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा घटेगी और मेरी बढ़ेगी। शायद वह हमले को पूरी तरह अनदेखा कर दे, जिससे दिखे कि हमला करने वाला उनकी ऊर्जा के लायक नहीं है। शायद वह ठंडे, तर्कसंगत सुधार के साथ जवाब दे दे जो हमलावर को बेवकूफ बना दे, या शायद वह हमले को अपने समर्पित संयम दिखाने का मौका बना दे। कुंजी यही है कि उनकी प्रतिक्रिया ट्रिगर होकर नहीं आती, वह चुनी हुई होती है। मकाइवेली ने समझा था कि चोटें एक बार में दी जानी चाहिए ताकि उनकी तकलीफ लंबे समय तक लोगों के जहन में ना रहे। जब तुम्हें मनोवैज्ञानिक हमला करना हो तो अपनी प्रतिक्रिया निर्णायक और अंतिम रखो। लगातार ड्रामा में मत फंसो, भावनात्मक तकरार में ना उलझो। एक सोच समझकर किया गया कदम लो जो संघर्ष को तुम्हारे पक्ष में खत्म कर दे। सोचो उन लोगों के बारे में जिनमें सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक ताकत है। क्या वे अक्सर अपना टेम्पर खोते हैं? क्या वे चिल्लाने में उलझते हैं?
क्या दूसरे उनके भावनात्मक हालात को नियंत्रित करते हैं? नहीं, वे भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रहते हैं। वे अपनी लड़ाइयां चुनते हैं। वे भावनाओं से नहीं, रणनीति से जवाब देते हैं। यह भावनात्मक अनुशासन तुम्हारी बड़ी शक्ति बन जाता है। जब दूसरे जान जाते हैं कि वे तुम्हारी भावनाओं को नहीं हिला सकेंगे, तो वे तुम्हें संभल कर और सम्मान के साथ पेश आने लगते हैं। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर महारत हासिल करो। दूसरों को प्रतिक्रिया करने दो, तुम रणनीतिक तरीके से जवाब दो। नंबर 3, मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस, पसंदीदा होने से ज्यादा मायने रखता है। यह सच्चाई तुम्हारे लोगों खुश करने की आदत को तोड़ देगी। लोगों द्वारा पसंद किए जाने से ज्यादा सम्मान पाना अनंत रूप से मूल्यवान है। जब लोग सिर्फ तुम्हें पसंद करते हैं, तो वे तुम्हारी भावनाओं के साथ रिस्क लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उन्हें माफ कर दोगे। जब लोग तुम्हारी मनोवैज्ञानिक ताकत का सम्मान करते हैं, तो वे तुम्हें पार करने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नतीजे होंगे। पसंदीदा लोग सुरक्षित होते हैं, वे अनुमानित होते हैं, वे फायदा उठाने में आसान होते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि वे सार्थक बदला नहीं लेंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से दबदबा रखने वाले लोग खतरनाक माने जाते हैं। वे अनपेक्षित होते हैं। लोग सावधानी से पेश आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं और करेंगे। अपने लोगों के दायरे पर गौर करो। किसे सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है? सबसे अच्छे व्यक्ति को या उस व्यक्ति को जिसकी मौजूदगी सबसे मजबूत है? किससे लोग फैसले लेने से पहले सलाह लेते हैं? जिसे हर कोई मंजूर कर देता है या जिसकी मंजूरी वाकई मायने रखती है? मकैवेली सीधा था, अगर किसी एक को खोना पड़े तो प्यार से ज्यादा डर होना सुरक्षित है। इसका मतलब तानाशाह बनना नहीं है। इसका मतलब यह है कि दूसरे लोग जाने। तुम्हारी बेइज्जती करने का मतलब असली नतीजे भुगतना होगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी साख ऐसी हो जो न्यायपूर्ण पर कड़ा हो, यानी तुम निष्पक्ष हो, पर चुनौती देने वालों के लिए खतरनाक भी। ये कैसे काम करता है, व्यवहार में देखो। पसंदीदा लोग उन बातों के लिए हां कह देते हैं जो वे करना नहीं चाहते, क्योंकि वे दूसरों को निराश नहीं करना चाहते। प्रभुत्व वाले लोग बिना अपराध बोध के ना कह देते हैं, क्योंकि वे अपनी प्राथमिकता पहले रखते हैं। पसंदीदा लोग अपमान सह लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह रुक जाएगा। प्रभुत्व वाले लोग अपमान को तुरंत और निर्णायक तरीके से संभाल लेते हैं। पसंदीदा लोग हर चीज में शामिल होने की कोशिश करते हैं। प्रभुत्व वाले लोग चुनिंदा होते हैं। वे सिर्फ उन्हीं बातों में अपनी मौजूदगी देते हैं जो उनकी कीमत बढ़ाती है। पसंदीदा लोग अपने फैसलों की व्याख्या और औचित्य बताते रहते हैं। प्रभुत्व वाले लोग फैसला लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग अनुकूलन कर लें। पसंदीदा से प्रभुत्व में जो मानसिक बदलाव आता है वह गहरा होता है। अब तुम यह नहीं पूछते कि क्या वे मुझे पसंद करेंगे अगर मैंने ऐसा किया, बल्कि तुम पूछते हो क्या यह कदम मेरी सामाजिक ताकत बढ़ाएगा या घटाएगा। सबको खुश करने की कोशिश करने की जगह तुम दूसरों की असहजता से भी सहज हो जाते हो अगर वह तुम्हारे फायदे में हो। मंजूरी मांगने की बजाय तुम वह बन जाते हो जिसकी मंजूरी मांगी जाती है। यह किसी का अत्याचारी बनने की बात नहीं, बल्कि वह बनने की बात है जिसकी इज्जत कमाने लायक हो, न कि जो बिना कीमत दिए इज्जत दे दे। मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व बनाओ, अपनी मान्यताओं और सीमाओं को लगातार दिखाकर। दूसरों को अपनी मंजूरी के लिए प्रतिस्पर्धा करने दो, तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा मत करो। नंबर 4, निर्णायक कदम मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता बनाते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी प्रभावशीलता खो देते हैं। वे बार बार कमजोर कदम उठाते हैं, बजाय कि कभी कभार मजबूत और निर्णायक कदम उठाने के। मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर लोग बार बार ऐसी धमकियां देते हैं जो वे कभी लागू नहीं करते। वे कई चेतावनियां देते हैं और दूसरों को यह सिखा देते हैं कि उन्हें अनदेखा कर दो। वे कामनाएं, विनती और भावनात्मक दबाव से नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। इससे उनकी बदनामी होती है। लोग जानते हैं कि उनके शब्दों के पीछे असली शक्ति नहीं है। लोग तुम्हारी शिकायतों को सुनना छोड़ देते हैं क्योंकि तुम्हारी चेतावनियों के पीछे कोई असली असर नहीं होता। मनोवैज्ञानिक प्रभावशाली लोग अलग तरह से काम करते हैं। वे कम चेतावनी देते हैं, लेकिन जब वे कार्रवाई करते हैं तो उनकी कार्रवाई निर्णायक और यादगार होती है। मकैवेली ने कहा था,
अगर किसी को चोट देनी है तो इतनी भीषण देओ कि उसकी बदला लेने की शक्ति न बचे। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसका मतलब है, जब तुम्हें अपनी ताकत दिखानी हो तो इतनी साफ और अंतिम दिखाओ कि लोग दोबारा तुम्हारी परख न करें। एक ठोस उदाहरण देता हूं। तुम्हारे सामाजिक दायरे में कोई बार बार तुम्हारी बेइज्जती करता है, बीच में काटता है, तुम्हारी राय को नजरअंदाज करता है, तुम्हारे खिलाफ मजाक उड़ाता है। कमजोर प्रतिक्रिया यह होगी कि तुम बार बार उनसे रुकने को कहो, परेशान हो जाओ, दूसरों से उनकी बुराई करो। यह वास्तव में उनकी ही बढ़त को मजबूत करता है, क्योंकि वे देखते हैं कि वे तुम्हारे भावनात्मक हालात को प्रभावित कर सकते हैं बिना किसी असली कीमत चुकाए। मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभुत्व वाली प्रतिक्रिया अलग होती है। तुम इस पैटर्न को दर्ज कर लेते हो, फिर एक बार निर्णायक रूप से कार्रवाई करते हो। शायद तुम सार्वजनिक रूप से उनके व्यवहार को उजागर कर उन्हें शर्मिंदा कर दो। शायद तुम उन्हें किसी ऐसी चीज से बाहर कर दो जिसकी उन्हें कीमत है। शायद तुम अपनी सामाजिक ताकत इस तरह दिखाते हो कि दूसरों को उनके व्यवहार के खिलाफ मोड़ दो। कुंजी यह है कि तुम्हारी प्रतिक्रिया किसी एक घटना के मुकाबले असमान रूप से मजबूत हो, लेकिन कुल अपमान के पैटर्न के अनुरूप हो। इससे मानसिक असर पैदा होता है। दूसरे लोग देखते हैं कि तुम्हारी बेइज्जती करने का असली कीमत है। वे यह भी देखते हैं कि तुम खाली धमकी देने वाले नहीं हो। जब तुम कार्रवाई करते हो तो पूरी ताकत से करते हो। यह सिद्धांत सभी प्रभाव के क्षेत्रों में काम करता है। हर बार यह समझाने की कोशिश करने के बजाय कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो, कभी कभी इतनी प्रभावशाली तरीके से दिखाओ कि यह सबको याद रह जाए। हर समय उपलब्ध और मददगार होने की बजाय कभी कभी अनुपलब्ध रहो, ताकि लोग समझें कि उन्हें तुम्हारी जरूरत तुम्हें उनकी जरूरत से ज्यादा है। अपनी बात बार बार दोहराने की बजाय ऐसे कदम उठाओ जो तुम्हारी स्थिति को अविश्वसनीय बना दें। कम धमकियां दो, लेकिन जब कदम उठाओ तो पूरी तरह पालन करो। खाली चेतावनियों की बजाय निर्णायक कार्रवाई के लिए अपनी साख बनाओ। नंबर 5, धारणा प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट। वास्तविकता नियंत्रण। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव का सबसे परिष्कृत रूप है। समझो कि लोगों की धारणा तुम्हारे बारे में असली सच्चाई से ज्यादा मायने रखती है। ज्यादातर लोग पूरी तरह अच्छा इंसान बनने पर ध्यान देते हैं और मानते हैं कि दूसरे अपने आप उनकी कीमत समझेंगे। यह मासूमाना सोच है। इंसानी मनोविज्ञान ऐसे काम नहीं करता। लोगों के पास तुम्हारे चरित्र की गहराई से जांच करने का समय नहीं है। वे सतही संकेत और सामाजिक सबूत देखकर तुरंत फैसला कर लेते हैं। अगर तुम सक्रिय रूप से यह नहीं नियंत्रित करते कि दूसरे तुम्हें कैसे देखें, तो कोई और तुम्हारे बारे में यह तय करेगा, और ज्यादातर तुम्हारे फायदे में नहीं। मकाइवेली ने इसे पूरी तरह समझा। सबको दिखता है कि तुम कैसे हो, कम ही लोग अनुभव करते हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। इसका मतलब है कि जिन ज्यादातर लोगों से तुम मिलते हो, उनके लिए तुम्हारी छवि ही तुम्हारी वास्तविकता है। तुम्हारी साख तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा परसीव्ड वैल्यू ही उनके दिमाग में तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू बन जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से समझदार लोग इसे समझते हैं और सक्रिय रूप से अपनी छवि बनाते हैं। वे यह तय करते हैं कि दूसरों के सामने उनकी कहानी क्या होगी, इससे पहले कि कोई और उसे गढ़े। यह नकली बनने की बात नहीं है, यह रणनीतिक बनने की बात है कि तुम अपनी वास्तविक विशेषताओं को कैसे पेश करते हो। सोचो सोशल मीडिया के बारे में। 2 लोग समान काम करते हैं। एक रणनीतिक रूप से इसे दिखाता है, अपनी सफलता और क्षमता को उजागर करता है। दूसरा कुछ नहीं कहता, मानकर चलता है कि उनका काम खुद बोलता है। कौन अधिक मान्यता, अवसर और सम्मान प्राप्त करता है? वो जो अपनी धारणा को सक्रिय रूप से प्रबंधित करता है। इसका मतलब है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का लहजा, कपड़े और सामाजिक आत्मविश्वास तुम्हारी मूल्य को शब्द कहने से पहले ही व्यक्त करते हैं। अगर तुम कमरे में आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा के साथ प्रवेश करते हो, आंख से संपर्क करते हो और अधिकारपूर्ण बोलते हो, तो लोग तुम्हें बिना जाने ही महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर तुम झुककर चलते हो, आंखों से संपर्क बचाते हो और संकोच से बोलते हो, तो लोग तुम्हें अनजाने में महत्वहीन समझते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सरल है। लोग तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा तुम उन्हें दिखाते हो कि वे तुम्हें देखें। व्यावहारिक रूप में धारणा प्रबंधन कैसे काम करता है? तुम रणनीतिक रूप से
अपनी सफलताओं को साझा करके और असफलताओं को कम करके यह नियंत्रित करते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सुने। अपने आप को उच्च मूल्य वाले लोगों और गतिविधियों के साथ जोड़कर सामाजिक स्थिति बढ़ाते हो। अपने बारे में कुछ रहस्य रखते हो ताकि लोग खाली जगह को सकारात्मक अनुमान से भरे, बजाय कि तुम्हारी सभी कमजोरियां जान ले। जब अनिश्चित महसूस करो तब भी आत्मविश्वास दिखाओ, क्योंकि आत्मविश्वास संक्रामक है और अनिश्चितता नापसंद की जाती है। तुम्हारी साख सबसे कीमती संपत्ति है। इसे सुरक्षित रखो, विकसित करो और रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करो। नंबर 6, कथा नियंत्रण, नैरेटिव कंट्रोल। मानसिक युद्ध यह अंतिम शक्ति है। सिर्फ यह नियंत्रित करना नहीं कि क्या होता है, बल्कि यह कि जो होता है उसे कैसे व्याख्यायित और याद रखा जाता है। हर परिस्थिति को कई तरीकों से पेश किया जा सकता है। एक ही कार्य को नेतृत्व, घमंड, आत्मविश्वास, स्वार्थ, शक्ति या आक्रामकता के रूप में देखा जा सकता है। जो व्यक्ति कथा को नियंत्रित करता है वही अर्थ नियंत्रित करता है। ज्यादातर लोग पूरी तरह अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं और उस कहानी की अनदेखी करते हैं जो उन कार्यों के बारे में बनाई जा रही है। यह एक बड़ी गलती है। इंसानी मनोविज्ञान में कहानी अक्सर तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। किसी भी संघर्ष के बारे में सोचो जिसे तुमने देखा हो। जो व्यक्ति अपनी कहानी सबसे पहले और सबसे प्रभावशाली तरीके से बताए, वह आमतौर पर जनता की राय में जीत जाता है, चाहे सही कौन था। मकाइवेली ने कहा था, आमतौर पर लोग वास्तविकता से ज्यादा दिखावे से फैसला करते हैं। लोगों के पास हर स्थिति की गहराई से जांच करने का समय नहीं होता। वे सरल कहानी पर भरोसा करते हैं जो उन्हें भरोसेमंद स्रोतों से सुनाई जाती है। जो इस कहानी को नियंत्रित करता है वही लोगों के विश्वास को नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि तुम्हें यह कला सीखनी होगी कि तुम अपने काम को ऐसे तरीके से पेश करो जो तुम्हारे हित में हो। जब तुम सफल होते हो तो तुम यह तय करते हो कि तुम्हारी सफलता की कहानी क्या होगी। जब तुम असफल होते हो तो तुम यह तय करते हो कि लोग तुम्हारे अनुभव से क्या सीखेंगे। जब कोई तुम पर हमला करता है तो तुम प्रतिक्रिया की कहानी को नियंत्रित करते हो। कथा नियंत्रण, नैरेटिव वॉरफेयर कैसे काम करता है व्यवहार में। जब तुम कोई मुश्किल निर्णय लेते हो जो लोकप्रिय न हो, तो उसे अपने सिद्धांतों और दीर्घकालिक सोच के संदर्भ में पेश करो, न कि केवल तत्काल स्वार्थ के आधार पर। जब कोई तुम्हें बुरा दिखाने की कोशिश करे तो सिर्फ खुद का बचाव मत करो। उनके हमले को उनके कमजोरी या ईर्ष्या के प्रमाण के रूप में दोबारा प्रस्तुत करो। जब तुम कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हो तो उसकी कहानी ऐसे बताओ जो तुम्हारी रणनीतिक सोच और चरित्र को उजागर करे, सिर्फ तुम्हारे भाग्य या प्राकृतिक प्रतिभा को नहीं। एक ठोस उदाहरण, तुमने किसी नकारात्मक दोस्त को काटने का निर्णय लिया जो तुम्हारी ऊर्जा खा रहा था। वे दूसरों को बता सकते हैं कि तुम स्वार्थी हो और जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी तुमने उन्हें छोड़ दिया। अगर तुम इस कहानी को नियंत्रित नहीं करते तो लोग तुम्हें निर्दयी समझ सकते हैं। लेकिन अगर तुम सक्रिय रूप से कहानी तय करो, जैसे मुझे अपनी मानसिक शांति और सीमाओं को बनाए रखना पड़ा, यह दोस्त अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था, तो लोग तुम्हें ऐसा इंसान समझेंगे जो खुद को सही तरीके से महत्व देता है। एक ही काम, बिल्कुल अलग धारणा। उन्नत कथा नियंत्रण का मतलब है यह अनुमान लगाना कि तुम्हारे कदम कैसे देखे और समझे जाएंगे और नकारात्मक व्याख्याओं को उनके फैलने से पहले ही रोकना। हमेशा यह सोचो कि तुम क्या कर रहे हो और यह भी कि लोग इसे कैसे देखेंगे और चर्चा करेंगे। कहानी को दूसरों के गढ़ने से पहले ही अपने अनुसार आकार दो। नंबर 7, व्यवस्थित परिणाम, सिस्टमैटिक कॉन्सिक्वेंसेस। चाप्टा, मानसिक अधिकार। सबसे परिष्कृत प्रभाव का तरीका भावनाओं, धमकियों या चालाकी पर निर्भर नहीं करता। यह ऐसे नियम और सिस्टम बनाने पर निर्भर करता है जहां कुछ व्यवहार अपने आप निश्चित परिणाम लाते हैं। यह मानसिक महारत है क्योंकि यह तुम्हारी व्यक्तिगत भावनाओं और पसंद नापसंद को पूरी तरह हटा देता है। लोग सिस्टम के खिलाफ बहस नहीं कर सकते जैसे वे व्यक्तिगत फैसलों के खिलाफ करते हैं। वे स्वचालित नतीजों को वैसे नहीं मोद सकते जैसे वे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को मोद देते हैं। जब तुम अपनी ताकत गुस्से या धमकियों पर टिका कर रखते हो तो तुम दूसरों को अपनी शक्ति का नियंत्रण दे देते हो। वे तुम्हारे बटन दबा सकते हैं, तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठा सकते हैं और तुम्हारी प्रतिक्रियाओं के साथ सौदा कर सकते हैं।
पर जब तुम ऐसे सिस्टम बनाते हो जहां इज्जत से पहुंच मिलती है और बेइज्जती से बिछाड़ होता है, तो तुम्हारे पास पूरा मानसिक नियंत्रण बना रहता है। मकैवेली ने यही बात समझाई। एक बुद्धिमान शासक को अपनी नियंत्रण में रहने वाली चीजों पर भरोसा करना चाहिए, दूसरों के इरादों पर नहीं। व्यवस्थित अधिकार, सिस्टमैटिक अथॉरिटी, व्यवहार में ऐसे काम करता है। जिन लोगों का तुम्हारे समय का सम्मान नहीं करते, उनके साथ बहस करने की बजाय तुम बस जब वे तुम्हें चाहिए तब अनुपलब्ध हो जाओ। जो लोग तुम्हारी उदारता का फायदा उठाते हैं, उन पर गुस्सा करने की बजाय तुम चुपचाप अपनी मदद उन लोगों को दे दो जो इसकी कद्र करते हैं। लोगों को बेहतर व्यवहार करने के लिए मनाने की जगह ऐसी परिस्थितियां बनाओ जहां तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना उनके फायदे में हो और बुरा व्यवहार करना उन्हें महंगा पड़े। एक विशेष उदाहरण, कल्पना करो कि तुम्हारे काम वाली टीम में एक साथी हमेशा मीटिंग में देर करता है, तुम्हारे आइडियाज को अनदेखा करता है और संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करता है। भावनात्मक प्रतिक्रिया यह होगी कि तुम बार बार चिंता करोगे, उनसे तकरार करोगे और बार बार शिकायत करोगे, जिससे वे फिर भी तुम्हें दबा सकते हैं। पर व्यवस्थित अधिकार की रणनीति अलग होगी। तुम नियम बना देते हो, मीटिंग समय पर शुरू होगी, देर करने वालों को अगली बार के निर्णयों से बाहर रखा जाएगा और संसाधन बांटने का स्पष्ट नियम लागू होगा। जब ये नियम लागू हो जाते हैं तो वही साथी अब तुम्हारे भावनात्मक कमांड पर नहीं नाच पाता। उनके व्यवहार के सीधा नतीजा उन्हें मिलने लगता है। या तो वे बदलते हैं या उन्हें अवसर कम मिलता है। इस तरह के सिस्टम बनाकर तुम व्यक्तिगत लड़ाइयों के बजाय संरचना के जरिए प्रभाव कायम करते हो और लोग सिस्टम के साथ बहस नहीं कर पाते जैसे वे व्यक्ति के साथ करते हैं। कल्पना करो कि तुम्हारे कुछ दोस्त हमेशा यही उम्मीद रखते हैं कि तुम ही सामाजिक गतिविधियां प्लान करोगे, लेकिन वे अक्सर आखिरी मिनट में रद्द कर देते हैं या देर से आते हैं। भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने वाला तरीका यह होगा कि तुम परेशान हो जाओ, उनके व्यवहार की शिकायत करो या उन्हें दोषी महसूस कराओ कि वे अविश्वसनीय हैं। लेकिन व्यवस्थित अधिकार, सिस्टमैटिक अथॉरिटी का तरीका अलग है। मैं केवल उन्हीं लोगों के लिए गतिविधियां प्लान करता हूं जो समय पर आते हैं और अपनी उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। अगर कोई बार बार रद्द करता है या देर करता है तो मैं उन्हें योजना में शामिल करना बंद कर देता हूं। तुम इसे धमकी या सजा के रूप में घोषित नहीं करते, बस इसे एक स्वाभाविक सिस्टम के रूप में लागू कर देते हो। जो लोग तुम्हारे प्रयास की कद्र करते हैं उन्हें अधिक मिलता है, जो लोग तुम्हारे प्रयास को व्यर्थ करते हैं उन्हें कम मिलता है। इससे मनोवैज्ञानिक अधिकार बनता है, क्योंकि लोग अपने व्यवहार को बदलना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें तुम्हारी उपलब्धियों तक पहुंच बनाए रखनी पड़े। वे सिस्टम के खिलाफ बहस नहीं कर सकते, क्योंकि यह भावनात्मक प्रतिक्रिया पर नहीं बल्कि तार्किक परिणामों पर आधारित है। इस तरीके का सबसे शक्तिशाली हिस्सा यह है कि यह स्वयं संरक्षणकारी है। तुम्हें लगातार नियम लागू करने या लोगों को सीमाओं की याद दिलाने की जरूरत नहीं। स्वाभाविक परिणाम खुद ही काम करते हैं। ऐसे सिस्टम बनाओ जहां लोगों का व्यवहार अपने आप तय करे कि उन्हें तुम्हारी कीमत कितनी मिलेगी। प्राकृतिक परिणामों से लोग सीखते हैं कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना है। नंबर 8, मौन प्रभुत्व, साइलेंट डोमिनेंस। अंतिम शक्ति। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। सच्चा मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व मौन में काम करता है। जो लोग लगातार बताते रहते हैं कि वे कितने मजबूत, बुद्धिमान या निर्दयी हैं, वे अक्सर वैसा नहीं होते। वे केवल उस चीज का विज्ञापन कर रहे होते हैं जो वे चाहते हैं, बजाय कि जो वे सच में नियंत्रित करते हैं। सच्ची शक्ति को घोषणा की जरूरत नहीं होती। सच्चा प्रभाव पर्दे के पीछे काम करता है। सच्चा मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व महसूस किया जाता है, घोषित नहीं किया जाता। किसी भी कमरे में सबसे खतरनाक लोग अक्सर सबसे शांत होते हैं। वे देख रहे होते हैं जबकि बाकी प्रदर्शन कर रहे होते हैं। वे गणना कर रहे होते हैं जबकि बाकी प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। वे स्थिति बना रहे होते हैं जबकि बाकी सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं। सोचो उन लोगों के बारे में जिनमें सबसे ज्यादा मानसिक ताकत थी। क्या वे लगातार अपनी शक्ति की याद दिलाते रहते थे? क्या वे अपने प्रभाव की घमंड करते थे? क्या वे लोगों को धमकाते थे जो उनके खिलाफ जाते थे? नहीं, उनकी शक्ति स्वाभाविक मानी जाती है, घोषित नहीं। उनका प्रभाव परिणामों के जरिए दिखता है, शब्दों के जरिए नहीं।
उनका प्रभुत्व उपस्थिति से महसूस किया जाता है, शब्दों से नहीं। मैकियावेली ने इस सच्चाई को बिल्कुल सही शब्दों में समझाया था। शेर खुद को जालों से नहीं बचा सकता और लोमड़ी खुद को भेड़ियों से नहीं बचा सकती। इसलिए इंसान को लोमड़ी बनना चाहिए ताकि वह जाल पहचान सके, और शेर बनना चाहिए ताकि वह भेड़ियों को डरा सके। इसका मतलब है, जब हालात चालाकी की मांग करें तो तुम्हें रणनीतिक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए, और जब हालात ताकत की मांग करें तो तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। लेकिन असली कला यह है कि तुम इन दोनों रूपों के बीच बिना किसी संकेत दिए सहजता से बदल सको। व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ है, तुम्हारे प्रतिस्पर्धी तुम्हारे कदम तब तक नहीं पहचान पाते जब तक उनके पास उन्हें रोकने का समय नहीं बचता। तुम्हारे साथी नहीं जानते कि तुम उन्हें कैसे स्थिति में रख रहे हो जब तक वे तुम्हारे उस कदम का लाभ उठा नहीं लेते। तुम्हारे विरोधी तब तक नहीं समझ पाते कि उनकी ताकत क्यों घट रही है जब तक उनकी पकड़ पूरी तरह टूट नहीं जाती। मौन प्रभुत्व, साइलेंट डोमिनेंस, कुछ ऐसा दिखता है, तुम बिना अपनी महत्वाकांक्षाओं का ऐलान किए अपना प्रभाव बनाते हो। तुम अपनी रणनीति को दिखाए बिना खुद को सही जगह पर रखते हो। तुम दूसरों के बारे में जानकारी जुटाते हो, लेकिन अपने बारे में बहुत कम बताते हो। तुम ऐसे गठबंधन बनाते हो जो तुम्हारे हित में हो, लेकिन उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों से छिपाकर रखते हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं, तुम धीरे धीरे उनके प्रभाव को कमजोर करते हो, बिना उन्हें यह समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह धोखेबाज या चालाक बनने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि रणनीतिक गोपनीयता, स्ट्रेटेजिक डिस्क्रिशन, हर बार की ईमानदार पारदर्शिता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब तुम मौन प्रभुत्व में काम करते हो, लोग तुम्हारी ताकत को महसूस करने लगते हैं, बिना यह जाने कि तुमने उसे कैसे हासिल किया। इससे तुम्हारा प्रभाव स्वाभाविक और अपरिहार्य लगता है, न कि बनावटी या आक्रामक। अपना मनोवैज्ञानिक साम्राज्य, साइकोलॉजिकल एम्पायर चुपचाप बनाओ। दूसरों को शोर मचाने दो, तुम रणनीतिक कदम बढ़ाते रहो। अपनी ताकत को परिणामों से दिखाओ, घोषणाओं से नहीं। और अब यह आखिरी सच्चाई याद रखो, यही तय करेगी कि तुम मानसिक रूप से दूसरों के नियंत्रण में रहोगे या खुद खतरनाक रूप से आत्मविश्वासी, डेंजरसली कॉन्फिडेंट बनोगे। अगर तुमने मानव प्रभाव की गहरी मनोविज्ञान पर महारत हासिल नहीं की, तो कोई और जो इस पर महारत रखता है, वह तुम्हारी जिंदगी पर नियंत्रण रखेगा। यह कोई दार्शनिक चर्चा नहीं है, यह मानसिक युद्ध है जो तुम्हारे आसपास हर दिन चल रहा है। अभी जब तुम यह सिद्धांत सीख रहे हो, कोई और इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल उन लोगों पर कर रहा है जो इन्हें समझते नहीं। चालाक लोग उनका शोषण कर रहे हैं जो न्याय में विश्वास करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावशाली लोग उनसे ऊपर अपनी स्थिति बना रहे हैं जो सोचते हैं कि अच्छे इरादे रणनीतिक सोच से ज्यादा मायने रखते हैं। चुनाव क्रूर है, लेकिन साफ है। या तो तुम वह इंसान बनो जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझता और इस्तेमाल करता है, या वह बने रहो जो दूसरों द्वारा प्रभावित और इस्तेमाल होता है। तुम्हें बचपन से यह सिखाया गया है कि अगर तुम ऐसे सिद्धांत सीखते हो तो तुम बुरे इंसान बन जाओगे। यही तो मनोवैज्ञानिक रूप से ताकतवर लोग चाहते हैं कि तुम सोचो। वे चाहते हैं कि तुम भोले बने रहो, अनुमान लगाने योग्य बने रहो और आसानी से नियंत्रित किए जा सको, जबकि वे खुद मानव मनोविज्ञान की गहराइयों को समझकर चालें चल रहे हैं। हर वो दिन जब तुम इन बातों को अपनाने में देर करते हो, वो दिन किसी और निर्दयी लेकिन समझदार व्यक्ति के लिए मौका बन जाता है कि वो वही सम्मान, वही प्रभाव हासिल कर ले जिसकी तुम सिर्फ इच्छा रखते हो। हर वो दिन जब तुम अच्छा बनने का चुनाव करते हो लेकिन रणनीतिक रूप से मजबूत नहीं बनते। वो दिन तुम खुद उन लोगों को ताकत दे देते हो जो दयालुता को कमजोरी समझते हैं। दुनिया को अब और भोले, अच्छे लेकिन हारे हुए लोगों की जरूरत नहीं है। दुनिया को जरूरत है उन लोगों की जो मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को समझते हैं और उस समझ का इस्तेमाल करके सच्चे प्रभाव, आत्मविश्वास और सम्मान से भरी जिंदगी बनाते हैं। अगर इन कठोर सच्चाइयों ने तुम्हारे भीतर कुछ जगा दिया है, अगर तुम थक चुके हो बार बार मानसिक रूप से दूसरों द्वारा दबाए जाने से, तो अब साबित करो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि दुनिया को दिखे
कि अब तुम भोलेपन से निकलने के लिए तैयार हो। इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसे यह समझने की जरूरत है कि मनोवैज्ञानिक ताकत के बिना अच्छाई सिर्फ अच्छे इरादों के साथ कमजोरी होती है। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है उस यात्रा की जहां तुम एक ऐसे इंसान बनोगे जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। याद करो वो वादा जो तुमने कमेंट में लिखा था, मैं किसी और के मानसिक नियंत्रण में नहीं रहूंगा। अब सिर्फ बोलो मत, उस पर अमल करो। दूसरों के द्वारा नियंत्रित होने से इनकार मत करो, अब खुद नियंत्रण संभालो। चुनाव तुम्हारा है, लेकिन जल्दी करो, क्योंकि जब तक तुम ये सोच रहे हो कि क्या तुम्हें मानसिक रूप से शक्तिशाली बनना चाहिए, उसी समय खतरनाक लोग पहले ही तय कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या करना है।